सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जो यमन के साथ हो रहा है और यमन जो कर रहा है, जब उसकी असलियत आप जानेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। हम दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं, और खास तौर पे जिस दूध में मिलावट हो, जो अमेरिका और इजराइल मैन्युफैक्चर करता है, उसके प्रति तो हमारा कमिटमेंट है कि हम उसको अलग करें, दूध और पानी को। अब हमसे कहा जा रहा है कि यमन लाल सागर में जो उसने ब्लॉकेट कर रखा है, उससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग प्रभावित हो रही है। सच्चाई यह है जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा, और इस बार मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल सोर्सेज से पढ़ूंगा, और थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। आप भी थोड़ा पेशेंट होइए हमारी तरफ, और मैं उससे पढ़ के साबित करूंगा आपसे कि किस तरह यमन न केवल इजराइल और अमेरिका पे उसने नकेल बांधी है, बल्कि अमेरिका और इजराइल की उसने कमर तोड़ दी है, और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्मगलिंग की उसने कमर तोड़ दी है। जितनी ये सब बड़ी पावर्स हैं जो लाल सागर को यूज करती थी और आज ये हाय तौबा मचा रही हैं, इनकी शिप्स में, अगर इनकी शिप्स के डिटेल्स में आप जाइए तो आपको पता लगेगा कि वाकई ये एक बड़ा स्मगलिंग रैकेट चला रही थी, जिसको यमन ने तोड़ा है। सबसे पहले हम कुछ आंकड़ों पे आते हैं जो यमन ने रिलीज किए हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी तक यमन के ऊपर 403 एयर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। ये मिड जनवरी से ये शुरू हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन ने जो एयर स्ट्राइक्स करना शुरू किया, एक उन्होंने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नाम से पहले एक अभियान चलाया, उसके बाद एक पोसाइडन नाम से दूसरा अभियान चलाया, जिसके तहत एयर स्ट्राइक्स होनी थी। गार्जियन प्रॉस्पेरिटी जो दिसंबर में चलाया था कि हम यमन को उसके वो जो मिसाइल्स मारेगा उसको हम रोकेंगे, लेकिन अब जो एग्रेसिव एयर स्ट्राइक्स का जो अभियान है उसको पोसाइडन कहते हैं। और उस अभियान में 403 स्ट्राइक्स, मतलब मैं आंकड़े देख रहा था तो शुरुआत पहले ही दिन कब से 75 एयर स्ट्राइक्स, और उसके बाद लगातार फरवरी में आप देखिए 3 फरवरी को जिस दिन करीब 30 से 35 हूती और यमन के लोग मारे गए, जो लड़ाके यमन के मारे गए, उस दिन भी 36 एयर स्ट्राइक्स। इस तरह से रोज बताइए 403 का आंकड़ा, ये कोई मजाक नहीं है। अच्छा, और यमन ने क्या किया है वो भी देख लीजिए। यमन ने अपने आंकड़े खुद पब्लिश किए हैं। यमन ने अभी तक केवल 34 शिप्स को टारगेट किया है, ठीक है, 34। उधर 403 एयर स्ट्राइक्स, उसमें से 14 अमेरिकन, 3 ब्रिटिश एंड 17 इजरायली शिप्स। यह आपसे छुपाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जो शिप्स होती हैं जिनको यमन ने टारगेट किया है, जो 17 इजरायली शिप्स हैं, इनकी ओनरशिप छुपी हुई है। ये रजिस्टर्ड कहीं है, लेकिन इनकी पेरेंट कंपनी कहीं है, और उसके बाद इनके ओनर इजरायली निकलते हैं। इस तरह से अडानी का मामला आपके सामने आया कि वो ऑफशोर अकाउंट्स का और राउंड टिपिंग का, कि इन्वेस्टमेंट जो अडानी की कंपनी में होता है वो कहीं और से घूम फिर के आता है, और बड़ा ही उसका एक कॉम्प्लेक्स रूट होता है। उसी तरीके से ये जो शिपिंग जो कंपनीज हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि 34 जो अभी तक यमन ने टारगेट की हैं, उसमें से 17 इजरायली शिप्स हैं। तो अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल को बचा रहा है ना, साफ साफ इस बात को कहते क्यों नहीं? इसीलिए देखिए रशिया और चाइना इस बारे में बिल्कुल चुप हैं, और उन्होंने बयान भी दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इलीगल चीजें जो रशिया और चाइना में बैंड हैं, वो भी ये शिप्स स्मगल करती थी। अब बताइए, इस तरह की चीज सामने आ रही है, और यमन ने वाकई, मतलब ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को यमन का एहसान मानना चाहिए कि उसने इस चीज को रोका है। अब आप देख लीजिए, ये जो हमने और आंकड़े कि यमन हैज बैंड द एंट्री ऑफ 99 अमेरिकन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो इजराइल को सपोर्ट करते थे। 99। यमन हैज कैंसिल्ड 354 एजेंसीज, क्लोज 12 कंपनीज, 12 कंपनियां बंद करा दी, और ये अवैध धंधा करती थी। 23 ब्रांचेस ऑफ कंपनीज एंड हाउसेज एंड 3,227 अमेरिकन एंड इजरायली ट्रेडमार्क्स। 3,227 जो इजरायली और अमेरिकन जो ट्रेडमार्क्स थे, जैसे ISI एक हमारा ट्रेडमार्क है इंडिया में,
उस तरीके से 3,000 से ऊपर ट्रेडमार्क्स इन्होंने बंद किए जो गलत धंधा भी करते तो उसमें 80% गलत धंधा करते। अब आप देखिए, ये यहां से हम आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे आपके सामने हम आंकड़ा ला रहे हैं। इसमें मैं फिर कहूंगा थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। देखिए 19 नवंबर को यमन ने जो पहले जहाज पे हमला किया बहामास, 19 नवंबर को, इस जहाज की जो सच्चाई है, ये कहा गया बल्गेरिया, मेक्सिको, फिलाडेल्फिया, रोमेनिया, यूक्रेन, इन सब में इसका बताया गया कि कोई कह रहा था वहां की, कोई कह रहा था यहां की। दरअसल इसका ओनर एक इजरायली है जिसका नाम है इब्राहिम उंगर। और इब्राहिम उंगर की आप वेबसाइट में, आप गूगल में सर्च करिए तो वो फार राइट पॉलिटिशियन है। वो उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं और इजराइल में उसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। उसके बाद देखिए 24 नवंबर को जो सेकंड शिप यमन ने टारगेट की, जिसका नाम CMA CGM सिमी उसका नाम था, माल्टा उसको कहा जा रहा था, माल्टा की शिप है। जबकि सच्चाई ये है कि ये एक इजरायली बिजनेसमैन आइडेन ओफर, वो इसको ओन करता है। और आइडेन ओफर का भी आप इतिहास देखिए तो काला इतिहास है। उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं तो देखिए 26 नवंबर को सेंट्रल पार्क नाम की शिप, जो कि लाइबेरिया द्वारा फ्लैग है। लाइबेरिया एक ऐसा देश है अफ्रीका में जो बहुत सारे, जैसे आपने केमैन आइलैंड सुना होगा जिसमें बहुत सारे ऑफशोर अकाउंट्स हैं, वैसे लाइबेरिया एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी शिपिंग कंपनीज अपना इलीगल बिजनेस वहां से कंडक्ट करती हैं। तो लाइबेरिया की जो एक लाइबेरिया फ्लैग शिप सेंट्रल पार्क, जो कही जा रही है लाइबेरिया की, लेकिन है किसकी? वो शिप को ओन करने वाला है जोडियाक मैरीटाइम। और जोडियाक ग्रुप का ओनर कौन है? इजरायली बिलियनियर ईयाल ओफर। और ईयाल ओफर कौन है? ये इंग्लैंड के कुछ आइलैंड्स में भी इसकी प्रॉपर्टी है। इसकी आइलैंड में भी इसके ऊपर केसेस चल चुके हैं। और ये एक बदनाम अरबपति है ईयाल ओरेफ। उसकी ये तीसरी शिप जो यमन ने टारगेट की, इसकी थी। वही हम आपसे कह रहे हैं 34 शिपों में 17 इजरायली शिप्स हैं। अब आप देखिए, आगे बढ़िए। 3 दिसंबर को यूनिटी एक्सप्लोरर। अब यूनिटी एक्सप्लोरर किसकी शिप है? यूनिटी एक्सप्लोरर को कहा गया बहामास की शिप है। बहामास भी वही लाइबेरिया की तरह जिसमें गलत धंधे, जो शिपिंग बिजनेस है वो कंडक्ट करती है उसके माध्यम से। अब ये किसकी शिप है? यूनिटी एक्सप्लोरर, जो 3 दिसंबर को टारगेट की गई। ये दिस शिप इज ओन्ड बाय डैन डेविड उंगर, हु इज द सन ऑफ अब्राहम उंगर, जिसकी पहली शिप जो 19 नवंबर को जो टारगेट की गई थी, ये उसके लड़के की शिप है। अब देखिए आप 3 दिसंबर को एक और शिप बल्क नंबर 9 भी शिपिंग लिमिटेड कंपनी है यूके की, उससे रिलेटेड है, जिसमें इजरायली ओनरशिप है। उसके बाद आप देखिए सोफी टू भी 3 दिसंबर को टारगेट हुई थी। और इसके जो ओनर हैं, ये जापानीज ओन्ड शिप है जिसमें इजरायली स्टेक्स है। उसके बाद आइए 11 दिसंबर, स्ट्रिंडा एक शिप पे यमन ने हमला किया था। ये नॉर्वे की शिप है। इसको फ्रेंच नेवी ऑपरेट करती है, लेकिन इसमें इजरायली शेयर्स है। बताइए, इतना ये इस तरीके से पूरा जाल बिछा हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 13 दिसंबर को आर्डमो एनकाउंटर, ये मार्शल आइलैंड्स में ये रजिस्टर्ड है, लेकिन इसमें भी इजरायली शेयर्स हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 14 दिसंबर, मार्स जिब्राल्टर। देखिए, इसमें डेनिश ओनरशिप भी है, इसमें कुछ हद तक जो जापान का भी इसमें शेयर्स है और इजराइल के भी इसमें शेयर्स हैं। और ये अवैध धंधा करने के लिए इसको चाइना ने इसके ऊपर एक केस भी ठोका हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं 15 दिसंबर, अल जसरा हैपैग लॉयड इसको ओन करते हैं और इसके भी मल्टीपल ओनर्स हैं, जिसमें इजराइल भी एक है। फिर 15 दिसंबर को MSC प्लेटियम 3। अब MSC प्लेटियम 3 मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी है स्विट्जरलैंड की, वो ओन करती है, लेकिन उसमें इजरायली शेयर्स हैं। फिर आप आइए USS कार्नी, 16 दिसंबर को। USS कार्नी दरअसल एक अमेरिकन एक तरह का
सेमी वॉरशिप कैरियर है, वो उसको अटैक यमन ने उसके बिजनेस गुड्स की वजह से नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया था कि वो यमन पे हमला कर रही थी। उसके बाद 18 दिसंबर को स्वान अटलांटिक। अब स्वान अटलांटिक जो है ये केमिकल टैंकर्स में डील करती है, और केमिकल टैंकर्स इसको ऑपरेट कौन करता है? ये इजरायली मैनेज्ड फर्म इसको ऑपरेट करती है। इसका तेल अवीव में और हाइफा में ये इजरायली पोर्ट्स है, ऑफिस है, और इसमें फिर वही बात आ जाती है कि इलीगल इसमें काम होते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़िए तो एमएससी क्लारा। अब एमएससी क्लारा ये कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड ओन शिप है, लेकिन इसमें भी इजरायली शेयर्स हैं। उसके बाद 23 दिसंबर को ब्लामेनेन। अब ब्लामेनेन ये भी कहा जा रहा है नॉर्वे की शिप है, लेकिन इसमें इजरायली इसमें ओनरशिप है। और हंसा टैंकर्स ये ऑपरेट करती है वेजिटेबल ऑयल, और जिसमें एडल्टरेशन का बहुत बड़ा आरोप लग चुका है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 23 दिसंबर को साई बाबा, जो एक शिप कही गई थी कि अरे ये तो कुछ इंडियन शिप लगती है, लेकिन ये इंडियन शिप नहीं है। इसका गैबॉन आइलैंड में ये इसका ऑफिस है, और इसको भी जो है इसमें इजरायली शेयर्स हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 23 दिसंबर को कैंप प्लूटो। कैंप प्लूटो ये भी लाइबेरिया, वो जो देश मैंने बताया जहां पर बहुत सारी इलीगल शिपिंग कंपनीज या जो लीगल शिपिंग कंपनीज अपना इलीगल काम जहां से करती हैं। अब ये जो कैंप प्लूटो थी ये भी ईडान ओफर की है, जो इजरायली बिजनेसमैन है और सीधे सीधे इजराइल को रिप्रेजेंट करता है, और एक बड़ा इंटरनेशनल शिपिंग मैग्नेट और एक अंडरहैंड स्मगलर भी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 26 दिसंबर को एमएससी यूनाइटेड 8। एमएससी यूनाइटेड 8 का भी इसको कई एक्सप्लोजन इसमें दागे गए, क्योंकि इसको भी इजरायली डिफेंस जो फोर्स है आईडीएफ उसकी एक इसको कहते हैं कि वो स्लीपिंग पार्टनर है इसमें। आप बताइए। अब आइए 31 दिसंबर को मार्क हैंगजू, जो ये सिंगापुर की शिप मानी जाती है, इसको भी जब इस पे जब अटैक हुआ तो अमेरिका इतना बिलबिला गया कि उसने काउंटर स्ट्राइक पहली बार की थी। ये एयर स्ट्राइक्स नहीं, ये जो शिप से जो उसकी वॉरशिप्स घूम रही थी उसने स्ट्राइक की थी, जिसमें 10 हूती मारे गए थे। 30-31 दिसंबर की घटना है, और इसका भी इजरायली एफिलिएशन है और इलीगल शिपिंग में इसका रोल है। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोग जनवरी में आ जाते हैं। 10 जनवरी को एक साथ यमन ने जो अमेरिकन वॉरशिप्स थी, ड्वाइट डी आइसेनहावर, यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस लेबून, यूएसएस मेसन, यूएसएस फ्लोरिडा और एचएमएस डायमंड, इन पे यमन ने हमला किया था। और ये मिलिट्री हमला था, क्योंकि ये अमेरिकन शिप्स इस तरह की इलीगल शिपिंग को सपोर्ट कर रही थी। फिर आप देखिए 11 जनवरी को सेंट निकोलस, जो ऑयल टैंकर था, ये भी मार्शल आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसकी जो आप ओनरशिप देखिए तो इसकी ओनरशिप में ओमान के कुछ बिजनेसमैन हैं जिनको जो ओमान में रहते नहीं हैं, बाहर से ऑपरेट करते हैं, और जिनका इजरायलीज के साथ गहरा संबंध है। उसके बाद आप देखिए 11 जनवरी को खलीसा एक शिप है, ये भी एक बड़ी शेडी सी, इसकी भी ओनरशिप क्लियर नहीं है। इसमें ये कुछ रशियन ऑयल, जो स्मगल रशियन ऑयल है, उसमें ये डील करती है, क्योंकि सैंक्शन हैं जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, तो रशियन ऑयल्स के ऊपर सैंक्शन है कि जो देश अमेरिका के करीब हैं वो रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते, लेकिन उन्हीं देशों को ये शिप ऑयल पहुंचाती है। अब आगे देखिए आप 14 जनवरी को यूएसएस लेबून, जो कि मिलिट्री शिप है, उस पर हमला। उसके बाद 15 जनवरी को जिब्राल्टर ईगल, उस पर हमला। जिब्राल्टर ईगल भी एक बल्क शिपिंग वो है, लाइन है, कि स्टील प्रोडक्ट्स में डील करती है, और इसमें भी देखिए क्योंकि रशिया से बहुत सारे स्टील प्रोडक्ट्स बैंड है, तो वो ये चुपचाप पहुंचाती है उन्हीं देशों को जिन्होंने बैन किया है, उन्हीं देशों को पहुंचाती है। अब आप देखिए। फिर हम आते हैं 16 जनवरी, जोग्राफिया ये माल्टा में इसका बेस है, और ये वियतनाम टू इजराइल ये ऑपरेट करती है, और इसके ऊपर भी एक चार्ज है कि ये भी जो अपनी कमोडिटीज़ हैं, जो रोज़मर्रा की कमोडिटीज़ हैं, उनको जैसे वेजिटेबल ऑयल वगैरह,
उसको ये उसमें ट्रेड करती है और इसमें भी इसका एक इलीगल पार्ट है। अब आप देखिए 17 जनवरी को जिनको पिकार्डी, ये मार्शल आइलैंड्स बेस्ड है और इस पे भी वही बात है कि इजरायली ओनरशिप इसमें है। फिर 18 जनवरी कैम्प रेंजर, ये भी देखिए आप, इसमें सऊदी अरेबिया के कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स हैं जो इजराइल के साथ जिनका गठजोड़ है। फिर आप देखिए 24 जनवरी मार्स डेट्रॉयट, मार्स चिज़पीक, यूएसएस ग्रेवली, ये इन सारी शिप्स पे अटैक हुआ। ये यूएस शिप्स हैं जो कहीं ना कहीं यमन को थ्रेटन कर रही थी। फिर 26 जनवरी को यूएसएस कार्नी जो मिलिट्री शिप है, और फिर मार्लिन लुआंडा, ये एक बड़ी स्ट्राइक यमन ने 26 जनवरी को की थी और ये भी मार्शल आइलैंड में इसके ऑफिसेज हैं। लेकिन इसकी जो डीलिंग है, ये इलिसिट रशियन नैप्था इग्नाइट्स ये स्मगल करती है ये शिप। इसको पूरी तरह से यमन ने अपने कब्जे में लिया था। उसके बाद आप देखिए 28 जनवरी को HMS डायमंड, इसको भी इंटरसेप्ट किया था। ये इंग्लैंड की रॉयल नेवी की शिप है और तब तक जैसे हमने कहा मिड जनवरी से एयर स्ट्राइक्स अमेरिका और ब्रिटेन ने शुरू कर दी थी यमन के ऊपर, तो ये लेजिटिमेट टारगेट एक तरह से यमन के लिए है। इसके बाद आप भी आगे बढ़िए तो जो फरवरी में 6 फरवरी को स्टार नासिया, ये भी अमेरिकन शिप है और मार्शल आइलैंड में ये बेस्ड है और इसके ऊपर भी इलीगल स्मगलिंग के चार्जेस हैं। फिर 6 फरवरी को ही मॉर्निंग टाइड बारबाडोस बेस्ड शिप है और इसके ऊपर भी इलीगल स्मगलिंग के चार्जेस हैं और ये इसके अमेरिका और ब्रिटेन से रिश्ते हैं। उसके बाद 12 फरवरी को जो एक शिप स्टार आयरिस पे जो अटैक किया, ये भी अमेरिकन शिप है और इसके भी इजरायली कनेक्शंस हैं। स्टार आयरिस इज द लास्ट शिप, ये 12 फरवरी को ये हुआ। अब आप देखिए, अब आप ये बताइए कि इस पूरे सिलसिले में यमन अच्छा काम कर रहा है कि बुरा काम कर रहा है, इसकी क्लैरिटी जब तक, देखिए डेविल लाइज इन द डिटेल्स, जब तक आप डिटेल्स में नहीं जाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो खेल है और यमन को जो घेरने की कोशिश हो रही है वो किन लोगों द्वारा हो रही है, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो गलत धंधे में इन्वॉल्व हैं। और यमन क्योंकि खुद किसी भी तरह के गलत धंधे में नहीं इन्वॉल्व है, वहाँ जो हूतीस की सरकार है जो यमन के बड़े हिस्से को कंट्रोल करती है, वो एक क्रांतिकारी सरकार है जो लड़ भिड़ के सत्ता में आई है और सऊदी अरेबिया को आगे करके और सऊदी अरेबिया यूएई को आगे करके अमेरिका ने उसके ऊपर हमला भी यमन के ऊपर कराया, लेकिन यमन को वो तोड़ नहीं पाए। अभी भी 403 स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, सैकड़ों यमनी सिविलियंस और हूतीज मारे जा चुके हैं, लेकिन यमन नहीं रुक रहा है। और यमन ने साफ साफ कहा है कि वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कि गाजा में युद्ध को रुकवाना और इजराइल का जो फिलिस्तीन पे कब्जा है वो हटवाना। यहाँ तक कि यमन पे चार्जेस आए कि वो इंटरनेट और सैटेलाइट बहुत सारे इंस्टॉलेशंस पे हमला कर रहा है और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इसकी जांच भी हुई और इस जांच में खुद यमन ने क्लैरिफिकेशन दिया है और इस जांच में ये बात साफ हुई कि यमन इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक और एंगल है, वो एंगल ये है ईरान का। ईरान ने कुछ समय पहले सुएज राजन नाम की एक शिप, ईरान की 10 मिलियन बैरल ऑयल जो कि 1 साल पहले अमेरिका ने चुरा ली थी और उसको दूसरे नाम से ऑपरेट कर रहा था, ईरान ने उसको वापस अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद ईरान ने और भी कई जगह हमले किए हैं अमेरिकन शिप्स पे और इस तरह की शिप्स पे जो एक तरह से इलीगल स्मगलिंग करती हैं और इजराइल से जुड़ी हुई हैं। अब आप ये बताइए कि हम लोग जब इस बात को पढ़ते हैं, कहीं ये मेंशन नहीं होता, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं इस चीज़ को मेंशन नहीं करता, कोई इस चीज़ को मेंशन नहीं करता, लेकिन सच्चाई यही है। जो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसको अगर वाइडर ऑफ फ्रेमवर्क में देखिए तो जो हमास की भी लड़ाई जो गाजा में चल रही है, ये दरअसल हमास ने ये प्रूव हो चुका है, सिविलियंस को नहीं मारा, बच्चों को नहीं मारा, उसके ऊपर रेप तक के चार्जेस लगे, वो गलत साबित हुए। उसके ऊपर तो मेरे पास अब मटेरियल आ गया है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा।
और उसमें इजराइल के मर्सनरीज इन्वॉल्व थे। जो पूरी घटनाएं 7 अक्टूबर की हुई हैं वो प्रूव हो जाता है, क्योंकि वही इजराइल के मर्सनरीज वहां पर गाजा में लड़ने पहुंचे इजराइल की तरफ से और मारे गए। और उनको, और जो इजराइल अपने असली जो कैजुअलिटी फिगर छुपाता है वो कैसे छुपा ले जाता है, इस तरह से कि अगर 10 सोल्जर्स उसकी एक यूनिट में हैं तो उसमें 7 मर्सनरीज होते हैं बाहरी देशों के, ज्यादातर अफ्रीकी देशों के। और आप देखिएगा कि वो बिल्कुल साफ नजर आते हैं। 7 अक्टूबर में भी वो लोग थे। हमास के जो फाइटर्स हैं वो अरब्स हैं, उनका एक खास तरह का चेहरा मोहरा रंग ढंग है। वो कहाँ से एक अफ्रीकन, उनके 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 जीन्स तो है ही नहीं ना। अफ्रीकन जीन्स वाले अगर इस तरीके से, और अफ्रीकन मतलब चेहरे मोहरे वाले लोग इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियसली उनको किसी ने हायर किया और इजरायली हायर करता है। तो 7 अक्टूबर को भी वो लोग इन्वॉल्व थे, उसके बाद जो गाजा में युद्ध हो रहा है उसमें भी वो लोग इन्वॉल्व है, और उनकी मौतें इजराइल छुपा जाता है क्योंकि वो हायर्ड हैं, वो इजराइल के हैं नहीं, बाहर से इजराइल ने भाड़े पे उनसे भाइयों को लिया है। ये पूरा देखिए बहुत बड़ा गेम मिडल ईस्ट में चल रहा है, और जो एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस ईरान लीड कर रहा है, और जो यमन, लेबनान और हमास, फिलिस्तीन जिसका हिस्सा है, और धीरे धीरे दुनिया के और भी देश इससे जुड़ते जाएंगे। दुनिया की जनता इससे जुड़ी है क्योंकि जनता भी त्रस्त है दुनिया की कि ये जो शिपिंग मैग्नेट्स जिस तरह से पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं और इलीगल स्मगलिंग करते हैं, और बड़े बड़े नेशन इसमें सीधे इन्वॉल्व है, जैसे मैंने प्रूव करके आपके सामने दिखाया। तो दुनिया की जनता भी इससे त्रस्त है। तो ये इस देखिए दृष्टिकोण को, ये पर्सपेक्टिव एकदम नया है, और आशा करता हूं कि आपके लिए ये एक जानकारी, एक नए किस्म की जानकारी है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।